गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट पढ़ा था। उसमें हमारी जो है हमने स्टेजेस देखी थी, 3 लेवल थे उसमें। देखिए आज फिर थोड़ा सा, उसमें 3 लेवल थे। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, इसमें 2 स्टेज थी, पनिशमेंट ओबीडियंस, और दूसरी मार्केट एक्सचेंज। दूसरा आपका था लेवल कन्वेंशनल लेवल, इसमें आपकी 2 स्टेज थी, इंटरपर्सनल हार्मोनी और लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद आपका तीसरा लेवल था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें भी 2 स्टेज थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ठीक है भाई, तो हमने ये 3 लेवल और 2 स्टेज कल 3 लेवल और 6 स्टेज हमने कल कवर कर ली थी। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी एंड उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आज पढ़ेंगे। सही है भाई, जो हमने कल पढ़ा आई होप आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है इनकी, बहुत ही सिंपल सी थियोरी है। मोरल डेवलपमेंट में ये बहुत विश्वास रखते हैं और ये कहते हैं कि अलग अलग स्टेज पर लाइफ की अलग अलग तरीके का मोरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी तो इनकी बहुत आलोचना की गई थी। किस लिए? ये कहते हैं सम क्रिटिक पॉइंट आउट दैट moral reasoning and moral behavior are not one and the same। कुछ लोगों ने कहा कि जो मोरल बिहेवियर है एक इंसान का दूसरे से वो सेम नहीं होता, सबका एक तरह का मोरल बिहेवियर नहीं होता। कोलबर्ग हैड नॉट एक्नॉलेज दैट पीपल कुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग मैच्योर मोरल जजमेंट येट फेल टू लिव मोरली। ठीक है भाई, सब ज़रूरी नहीं है कि एक एडल्ट इंसान ही मैच्योर तरीके से सोच सके। आजकल बहुत से छोटे बच्चे भी होते हैं जो मैच्योरली कुछ भी कर जाते हैं, जिनकी थिंकिंग बहुत मैच्योर हो चुकी होती है। तो कोलबर्ग इस बात को भूल गए। तो कह रहे देयर आर डिफरेंस इन द वेज मैन एंड वुमेन आर रिस्पॉन्डिंग टू मोरल डिलेमा। कि भाई ऐसा क्या होता है, ऐसा होता है कि भाई आदमी और एक लेडी, मतलब मैन और वुमेन की थिंकिंग में, उनकी मोरल डिलेमा में फ़र्क होता है, वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। Females do tend to emphasize care and compassion in resolving moral dilemma, while males tends to stress justice, rules, individual right and obligations। भाई फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा केयर दिखाती हैं, कंपैशन दिखाती हैं मोरल डिलेमा के अंदर, लेकिन जो मेल्स होते हैं वो स्ट्रेस, रूल्स, इंडिविजुअल राइट और ऑब्लिगेशन में ज़्यादा फंसे रहते हैं। तो कैन रिसर्च ऑल्सो सजेस्ट दैट थिंकिंग अबाउट मोरल डिलेमा लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग in general is influenced by domain specific knowledge। रिसर्च ये कहते हैं कि मोरल डिलेमा जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो थिंकिंग है वो इन्फ्लुएंस होती है बाय डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, कि हम जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी हमें कितनी नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आलोचना करती थी कोलबर्ग की थ्योरी की, क्योंकि कोलबर्ग ने इन सब चीज़ों के बारे में कहीं पर भी बात नहीं करी है। अब कोलबर्ग की थ्योरी का हम एजुकेशन में किस तरह से इम्प्लीकेशन करें? तो कह रहे हैं टीचर्स कैन हेल्प चिल्ड्रन एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय अलाउइंग देम नो फ्रीली एक्सप्लोर प्रॉब्लम। ये नो नहीं होगा, ये टू होगा। अलाउइंग देम टू कर लीजिए इसे। कह रहे हैं टीचर्स जो हैं वो बच्चों की हेल्प कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज, मोरल डेवलपमेंट की नेक्स्ट स्टेज पर, ताकि उनको अलाउ करके कि वो प्रॉब्लम्स को फ्रीली एक्सप्लोर करें। दूसरा है टीचर कैन चैलेंज देयर स्टूडेंट्स रीजनिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट फ्रॉम द नेक्स्ट हायर स्टेज। टीचर्स जो हैं बच्चों की रीजनिंग को चैलेंज कर सकते हैं। कैसे? कॉन्सेप्ट्स, अगले स्टेज के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करके। उसके बाद स्कूल शुड हैव एन एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कि स्कूल के अंदर एक एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम भी चलाया जाए बच्चों के मोरल डेवलपमेंट के लिए। करें थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज द टीचर कैन फोस्टर अमंग स्टूडेंट्स, कि अलग अलग सर्कुलर और को करिकुलर एक्टिविटी के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को फोस्टर कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज को एनहांस कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं इन टीचिंग ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि लैंग्वेज, सोशल स्टडीज को पढ़ाते वक्त जो टीचर है वो मोरल क्वालिटीज पर स्ट्रेस कर सकते हैं, लाइक लव, सेक्रीफाइस, सेल्फ कंट्रोल, अपराइटनेस, ये सब बच्चों को सिखा सकते हैं। कह रहे हैं अ लिस्ट ऑफ सम सजेस्टेड एक्टिविटीज फॉर द मोरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स गिवन बिलो। अब कुछ एक्टिविटी की लिस्ट आपको दी गई, जैसे पहले की हाईलाइटिंग द टीचर्स ऑफ सेंट्स एंड सीयर्स, अरेंजिंग कम्युनिटी एंड स्कूल गेट टुगेदर,
ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कैंप्स, सोशल सर्विसेज प्रोग्राम एंड गेम्स। इस तरह की एक्टिविटीज़ को करवा के बच्चों का हम मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इम्प्लीकेशन हम कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर कोलबर्ग की थियोरी का। हम वो सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं अपना थिंकिंग लगाएं। ठीक है, अब इन सब से क्या कंक्लूड था वो देखते हैं। कह रहे कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं वो कल्चरली न्यूट्रल नहीं है, जैसे कि दिखाया गया है एप्लीकेशंस में टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट कल्चर। ऑल्दो दे प्रोग्रेस थ्रू द स्टेज इन द सेम ऑर्डर, के सबके लिए बिल्कुल सेम ऑर्डर बनाया गया है। इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट कल्चर्स, भाई कल्चर्स अलग अलग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से बिहेवियर करते हैं। तो कोलबर्ग हैज रिस्पॉन्डेड बाय सेइंग दैट ऑल्दो डिफरेंट कल्चर्स डू इंडीड एंड इनकलकेट different beliefs, his stage correspond to underlying modes of reasoning rather than to those beliefs। कि मतलब कोलबर्ग ने ये नहीं कहा, ये तो माना कि भाई कल्चर अलग अलग हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि अलग अलग कल्चर में ये स्टेज अलग अलग भी हो सकती हैं। उन्होंने क्या कहा कि चाहे कल्चर कोई भी हो, उनके बिलीफ को साइड में रखते हुए उन्होंने मोड्स ऑफ रीजनिंग को सेम बताया। ठीक है जी, तो ये थी आपकी कोलबर्ग की थ्योरी, उसकी क्रिटिसिज्म और उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे जो है वो है एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन बहुत फेमस इंसान है, इन्होंने दी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल के बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं। According to Erikson, individual progress through 8 psychosocial stages in their lifetime। तो एरिक्सन ने कहा कोई भी इंडिविजुअल है वो 8 साइकोसोशल स्टेज से अपने लाइफ में गुजरता है। Each stage is defined by conflict, crisis involving the individual's relationship with the social environment, which must be resolved satisfactorily इन ऑर्डर फॉर हेल्दी डेवलपमेंट टू अकर। तो उन्होंने कहा हर एक स्टेज जो है वो उन कॉन्फ्लिक्ट या उन क्राइसिस को इन्वॉल्व करती है जो किसी भी इंसान के, किसी भी व्यक्ति के रिलेशनशिप में आते हैं सोशल एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है जी, जिसको हम हेल्दी डेवलपमेंट के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। करें मोस्ट पीपल रिजॉल्व ईच क्राइसिस सेटिस्फैक्टरीली एंड पुट इट बिहाइंड देम टू टेक ऑन न्यू चैलेंज। हर एक इंसान जो है वो अपने क्राइसिस को रिजॉल्व करते हैं और उसको पीछे छोड़ के एक नए चैलेंज के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग सम पीपल डू नॉट कम्प्लीटली रिजॉल्व दिस क्राइसिस एंड मस्ट कंटिन्यू टू डील विद देम लेटर इन लाइफ। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई इन जो क्राइसिस हैं इन्हें कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं और उनको भविष्य में अपनी लाइफ के अंदर इन क्राइसिस को झेलना पड़ता है। तो एरिक्सन ऐसा मानते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि जो हेल्दी पर्सनैलिटी है वो डिपेंड करती है किस पर, ऑन एक्वायरिंग द अप्रोप्रिएट बेसिक एटीट्यूड्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस। कि अगर किसी व्यक्ति ने बेसिक एटीट्यूड को अप्रोप्रिएट तरीके से एक्वायर कर लिया तो वो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो हेल्दी रहेगी। करें ऑल्दो फेलियर टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इम्पीड्स लेटर डेवलपमेंट, रिजोल्यूशन में अकर एट अ लेटर स्टेज and reverse any damage done previously। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में अगर फेलियर हो जाती है तो वो आपकी बात के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं और रिजोल्यूशन जो है बात के स्टेज पर होता है और जो डैमेज पहले हो चुका है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो करें द फॉलोइंग टेबल समराइज द 8 स्टेजेस ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी। अब जो आगे एक टेबल हमें देखने को मिलेगी वो 8 स्टेज बताती हैं एरिक्सन की। तो करें एरिक्सन एम्फेसाइज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। एरिक्सन जो है इस बात पर भी जोर दिया है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है। करें इट इज अ साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, अ थ्योरी दैट कनेक्ट्स पर्सनल डेवलपमेंट टू द सोशल एनवायरनमेंट। करें एरिक्सन की ये थ्योरी किसी भी इंसान के पर्सनल डेवलपमेंट को सोशल एनवायरनमेंट से जोड़ती है। साइको मतलब पर्सनल डेवलपमेंट, सोशल मतलब सामाजिक एनवायरनमेंट। ठीक है भाई, तो करें एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एज आर्टिकुलेटेड by Erik Erikson explains 8 stages through which
अ हेल्दी डेवलपिंग ह्यूमन शुड पास फ्रॉम इन्फेंसी टू लेटर एडल्टहुड। कि जो एरिक एरिक्सन्स की 8 स्टेज हैं जिसके थ्रू हेल्दी डेवलपिंग ह्यूमन पास होता है इन्फेंसी से लेकर के लेटर एडल्टहुड। इन्फेंसी आप जानते हैं कब होता है, बचपन से 2 साल की उम्र तक, 0 से 2 साल की उम्र तक। इन ईच स्टेज द पर्सन कन्फ्रंट्स एंड होपफुली मास्टर्स न्यू चैलेंजेस। अब हर एक स्टेज में ये कह रहे हैं कि इंसान जो है वो नए चैलेंज का सामना करता है और उनमें मास्टरी हासिल कर लेता है। कह रहे हैं ईच स्टेज बिल्ड्स ऑन द सक्सेसफुल कॉम्प्लीशन ऑफ अर्लियर स्टेज। कह रहे हैं एक स्टेज जो है वो दूसरी पर कामयाबी की नींव रखती है। द चैलेंज ऑफ स्टेज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीट मे बी एक्सपेक्टेड टू रीअपियर एज प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। कि अगर आप किसी स्टेज को कंप्लीटली सफलता से कंप्लीट नहीं करते हो तो आगे जाके भविष्य में उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है भाई। तो एरिक एरिक्सन जो है वो बेसिकली समाज को जोड़ते हैं इंसान से। अब देखिए कौन कौन सी स्टेज है उनकी। तो जो पहली स्टेज है वो है होप, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। कब से कब तक है? इन्फेंट इसके अंदर आते हैं 12 से 18 महीने के बच्चे। ठीक है। तो कह रहे हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ एरिक्सन थ्योरी एंटर्स अराउंड द इन्फेंट्स बेसिक नीड। जो पहली स्टेज है एरिक्सन की वो कब आती है? इन्फेंट के बेसिक नीड्स पर, बीइंग मेट बाय द पेरेंट्स। अभी कॉमन सी बात है, बच्चा इतना छोटा है कि भाई अपने लिए कुछ कर नहीं सकता। जो बेसिक नीड्स हैं वो बच्चे कौन पूरी करता है? उसके पेरेंट्स पूरी करते हैं। ठीक है भाई। तो बच्चों की बेसिक नीड्स पेरेंट्स द्वारा पूरी की जाती है। द इन्फेंट्स डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स स्पेशली द मदर फॉर फूड, सस्टेनेंस एंड कंफर्ट। जो इन्फेंट होते हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, खास तौर पे किस पे? अपनी मदर पे। क्यों? क्योंकि मदर से ही उसको फूड मिलेगा, कंफर्ट जोन आएगा, सबसे सस्टेनेंस जो है वो सिर्फ मदर ही बच्चे को दे सकती है। देन द चाइल्ड्स रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी कम फ्रॉम द पेरेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द चाइल्ड। जो बच्चा है समाज को लेकर, दुनिया को लेकर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है वो कहाँ से आती है? पेरेंट्स से आती है। भाई बच्चे जो हैं बच्चों से बात करते हैं, पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, बच्चे वो सुनता है, समझता है, तो पेरेंट्स जैसा बिहेव करेंगे वो उसी तरह से समझते हैं, जानते हैं दुनिया को, और उनका जो इंटरेक्शन है बच्चे से उसके थ्रू वो समझता है। करें इफ द पेरेंट्स एक्सपोज द चाइल्ड टू वार्मथ, रेगुलरिटी एंड डिपेंडेबल अफेक्शन, द इन्फेंट्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड विल बी वन ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर जो पेरेंट हैं वो बच्चे को वार्मथ दिखाएं, रेगुलरिटी दिखाएं, डिपेंडेबल अफेक्शन दिखाएं, तो जो बच्चे का व्यू है वर्ल्ड को लेकर वो ट्रस्ट वर्दी बनेगा। और अगर पेरेंट्स फेल हो जाएं बच्चे को सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाने में, बच्चे की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में, तो बच्चे में मिसट्रस्ट का सेंस आएगा। कह रहे हैं एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग जो मेजर डेवलपमेंट टास्क है इन्फेंसी के अंदर वो क्या है? इज टू लर्न वेदर और नॉट अदर पीपल स्पेशली प्राइमरी केयर गिवर्स। प्राइमरी केयर गिवर्स में पेरेंट्स आते हैं बेटा। रेगुलरली सेटिस्फाई बेसिक नीड। एरिक एरिक्सन कैसे कहते हैं कि जो मेजर डेवलपमेंट टास्क है इन्फेंसी में वो क्या है? बच्चे को ये सिखाना कि जो बाकी लोग हैं स्पेशली प्राइमरी केयर गिवर्स वो बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर केयर गिवर्स जो हैं वो कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ फूड, कंफर्ट एंड अफेक्शंस की तरह बिहेव कर रहे हैं, एंड इन्फेंट लर्न्स ट्रस्ट, और इन्फेंट्स जो है वो इससे ट्रस्ट वाली भावना उसके अंदर आती है। ठीक है। वो कह सकता है, वो समझ सकता है कि जो बाकी लोग हैं वो भी डिपेंडेबल हैं, रिलायबल हैं। इफ दे आर नेग्लेक्टफुल, अगर वो नेग्लेक्टफुल हैं और परहैप्स इवन अब्यूजिव, द इन्फेंट इंस्टेड लर्न मिसट्रस्ट। के अगर अब्यूजिव हैं या नेग्लेक्टफुल हैं तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट की भावना आएगी और वो समझेगी कि जो वर्ल्ड है वो अनडिपेंडेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है और पॉसिबली उसके लिए डेंजरस प्लेस हो सकता है। तो इस स्टेज में जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, बच्चे के अंदर ट्रस्ट या मिसट्रस्ट की भावना को जगाना या प्रोड्यूस करना या उसको समझाना, ये सब काम जो है प्राइमरी केयर गिवर्स करते हैं। जिस तरह से पेरेंट बिहेव करेंगे बच्चा उसी को समझेगा। ये थी फर्स्ट स्टेज होप की जो 12 से 18 महीने तक बच्चे में आ जाती है।
उसके बाद देखते हैं एक और स्टेज विल की। इसमें है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इसमें ये जो है इसके अंदर टोडलर्स आते हैं, आपके 18 महीने से 3 साल के बच्चे, इनको हम टोडलर्स कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं एज द चाइल्ड गेन्स कंट्रोल ओवर एलिमिनेटिव फंक्शन एंड मोटर एबिलिटीज। अब बच्चा जो है उसको कितना कंट्रोल आ गया कि उसको क्या पकड़ना है, क्या समझना है, क्या रखना है अपने पास, मोटर स्किल्स भी आ गई हैं। दे बिगिन टू एक्सप्लोर देयर सराउंडिंग। अब चलने लगा है ना, अब जो उनका सराउंडिंग है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। द पेरेंट्स पेशेंस एंड एनकरेजमेंट हेल्प फोस्टर ऑटोनॉमी इन द चाइल्ड। जो पेरेंट्स का पेशेंस है, जो इंकरेजमेंट है, वो बच्चे को हेल्प करेगा अपने ऑटोनॉमी को फोस्टर करने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज लाइक टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में उनको अच्छा लगता है। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग अबाउट द एनवायरमेंट। और वो लगातार अपने एनवायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। करेक्ट, कॉशन मस्ट बी टेकन एट दिस स्टेज while children may explore things that are dangerous to their health and safety। कि बच्चों की सेफ्टी का यहाँ पर खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। 18 महीने का जो बच्चा होता है वो पैरों में चलता तो है लेकिन लड़खड़ा के चलता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि उनकी हेल्थ के लिए चीज़ें डेंजरस ना हो, उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कह रहे हाईली रेस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स however are more likely to instill the child with a sense of doubt and reluctance to attempt new challenge। अभी जो हाईली रेस्ट्रिक्टिव पेरेंट्स है, मतलब जो बच्चे को बोलते हैं मैं यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर बात पर टोका टाकी, हर बात पर नानुकुर करना, ठीक है, हर बात पर रेस्ट्रिक्शंस लगानी, तो उनके बच्चे जो हैं उनमें एक सेंस उत्पन्न होता है, सेंस प्रोड्यूस होता है किसका, डाउटफुल का। वो हमेशा चीज़ों को करने से कतराएंगे, ठीक है, और वो नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने से घबराएंगे हमेशा। करें एज दे गेन इंक्रीज्ड मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस एंड मोबिलिटी, टोडलर्स बिकम्स केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग सम ऑफ देयर ओन नीड्स। अब जब उनके अंदर मोबिलिटी की भावना, मतलब चलने लगे हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, मसल्स काम करनी है उनकी, तो वो अपनी जो नीड्स हैं, कुछ नीड्स को खुद फुलफिल कर सकते हैं। दे बिगिन टू फीड देमसेल्व्स, वो खुद खाना खाने लगे हैं, अपने हाथ धोने लगे हैं, अपने आप को तैयार करने लगे हैं, और बाथरूम खुद यूज़ करना वो सीख गए हैं। कह रहे हैं इफ केयर गिवर्स इंकरेज सेल्फ सफिशिएंट बिहेवियर, टोडलर्स डेवलप अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी। अगर केयर गिवर्स एनकरेज करें कि हाँ भाई आपको ये अपना काम खुद करना है, आपसे बिहेवियर उसमें प्रोड्यूस करें, तो टोडलर्स में ऑटोनॉमी के सेंस आता है। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन, अ सेंस ऑफ बीइंग एबल टू हैंडल मैनी प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। ऑटोनॉमी क्या है, वो सेंस है कि भाई हाँ वो भी अपने आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कहते बट इफ़ केयर गिवर्स डिमांड टू मच टू सून, कि अगर केयर गिवर्स जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मांगने लगे बहुत जल्दी, कि भाई हाँ जो बच्चा है 2 साल की उम्र में खुद अपने काम करने लगे, खुद खाना खा ले, खुद लंच पैक कर ले, है नहीं, खुद ड्रेस साफ कर ले अपनी, खुद तैयार हो जाए, तैयार होना ठीक है, लेकिन अगर सब कुछ ही अपने आप करने लगे और पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करने लगे, ठीक है, और रिफ्यूज टू लेट चिल्ड्रन परफॉर्म टास्क ऑफ विच दे आर कैपेबल और रिडिकुलर अर्ली अटेम्प्ट एट सेल्फ सफिशिएंसी, चिल्ड्रन में इंस्टेड डेवलप शेम एंड डाउट अबाउट देयर एबिलिटी टू हैंडल प्रॉब्लम। और मना कर दें, मतलब उन काम को करने के लिए बच्चों को मना कर दें जो वो खुद कर सकते हैं, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करने से मना कर दें, तो चिल्ड्रन के अंदर क्या आएगा, शेम की भावना आएगी, डाउट की भावना आएगी अपनी एबिलिटी को लेकर, कि हाँ भाई अगर मम्मी पापा ये काम करने के लिए मना कर रहे हैं तो मैं नहीं कर सकता। अगर फिर कल को उनसे कुछ कहा जाएगा बेटा अभी काम कर लो, तो उनके मन में क्या भावना है कि यार मुझसे काम होगा या नहीं होगा, तो उनमें भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ऑटोनॉमी होगा या शेम आएगा, बच्चे में डाउट आएगा, ये सब कुछ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चे को डील करते हैं। बच्चे को हमें इतना भी नहीं फ्री छोड़ना है कि सब कुछ ही खुद कर ले, और बच्चे को हमें इतना भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि वो डरे, आगे जाके घबराए, उसमें अंदर डाउट आए कि हाँ भाई ये काम मुझसे होगा या नहीं होगा। बच्चे को हमें सेल्फ केपेबल बनाना है, बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी की भावना लानी है, उसके अंदर ये सेंस आए कि हाँ कुछ चीज़ें मेरी उम्र में ऐसी हैं जो मैं हैंडल कर सकता, ठीक है। तो बच्चे को हमें यहाँ पे कंप्लीट रिसोर्स प्रोवाइड करवाने हैं। ये 2 स्टेज हमने पढ़ी। उसके बाद 3rd स्टेज है पर्पस, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। उसके बाद है 4th कॉम्पिटेंस
इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। फिफ्थ है फिडेलिटी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। उसके बाद भी स्टेज हैं। सिक्स्थ लव इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, केयर जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, और फिर लास्ट है विजडम ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। तो ये कुछ 8 स्टेज हैं, इसमें से हमने आज 2 स्टेज करी हैं इनकी, और एरिक्सन का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है। कोलबर्ग की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं बेटा, क्योंकि 2 स्टेज हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कोलबर्ग भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। आप लोग आज कोलबर्ग कंप्लीट कर लें पूरी तरह से, उसमें कोई डाउट आपका रहना नहीं चाहिए। एरिक्सन की 2 स्टेज पढ़ लें, इसका इंट्रोडक्शन देख लें। अगर यहाँ तक कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। ठीक, कल मिलते हैं। कल हम जो है एरिक्सन की 3rd स्टेज से लेकर के 8 स्टेज को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ऐसे 2 स्टेज हैं। फर्स्ट सेकेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर। टोडलर्स याद रखें, 18 महीने से 3 साल तक के बच्चे को टोडलर्स बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय।